गांव के घर में एक महिला रसोई में काम कर रही है। पुराने वक्त की बात होती है और उसके बच्चे छत के ऊपर खेल रहे हैं, जहां पर उसके जेठ का लड़का होता है और 8 साल की उसकी खुद की बेटी होती है। वो अपनी धुन में खाना पका रही है, लेकिन तभी उस महिला के कानों में एक आवाज पड़ती है। उसकी जो 8 साल की बेटी है वो अपने भाई से कह रही है कि भाई तुम इधर हो जाओ वरना तुम नीचे गिर जाओगे। ये महिला इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देती है और इस चीज को देखने के लिए वो आंगन की तरफ जैसे ही आती है तो एकदम उसके सामने उसी की बेटी जो 8 साल की होती है जमीन पर धड़ाम से आकर ऊपर से गिर जाती है। जब माँ ये देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बेटी को गोद में उठाती है और जब उसका सर के नीचे वो अपना हाथ लगाती है तो देखती है कि बहुत सारा खून उसकी बेटी के सर से निकल रहा है। ये माँ पागल सी हो जाती है, उस बेटी को गोद में लेती है, जेठ के लड़के से कहती है कि तुरंत नीचे आ जा वरना तू भी गिर जाएगा, और उस बेटी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागती है। लेकिन उस गांव के पास जो हॉस्पिटल था, मतलब जहां पर डॉक्टर की सेवाएं मिलती थी, वहां पर ना के बराबर सेवाएं होती हैं। जितनी गंभीर चोट उसकी बेटी को आई थी वहां पर डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाते हैं और उसकी 8 साल की बेटी उस हॉस्पिटल में दम तोड़ देती है। जब बेटी चली जाती है तो माँ को एक धक्का सा लगता है, लेकिन क्या मैं आपसे कहूं कि वो बेटी दोबारा आकर अपनी जो मृत्यु है उसके ऐसे राज खोलती है कि घर वालों के भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और दोस्तों, जब एक लड़की कह रही है 8 साल की कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम गिर जाओगे, तो फिर वो भाई क्यों नहीं गिरा, वो बहन कैसे गिर जाती है। यहाँ पर वो लड़की दूसरा जन्म लेकर क्या राज खोलेगी, और इस पुनर्जन्म की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया था। इंडिया से लेकर विदेश तक ये पुनर्जन्म की घटना ऐसी थी जिसने सभी के कानों को खड़ा कर दिया था। रिसर्चर जो विदेश के होते हैं, जिनका नाम स्टीवेंसन होता है, जो इस घटना पर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं और करीबन 1990 तक इस कहानी पर रिसर्च चलती है और इस लड़की से पूछताछ होती है जो दूसरा जन्म लेकर सभी के बीच में आती है। तो दोस्तों, क्या घटना थी? हमारे जो रिसर्च करने वाले थे प्रोफेसर बैनर्जी, जो डॉक्टर बैनर्जी प्रोफेसर जो बहुत ज्यादा पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं, वो भी इसको प्रूफ करते हैं और कहते हैं कि ये लड़की दोबारा सच में ही दोबारा अपना जन्म लेकर आई है और शायद कुछ बातों को सभी के सामने क्लियर करने के लिए यहाँ पर वापस आई है। जो यहाँ पर बैनर्जी होते हैं, प्रोफेसर बैनर्जी, जिनको डॉक्टर बैनर्जी प्रोफेसर भी कहा जाता था, वो बहुत ज्यादा इन चीजों पर रिसर्च किया करते और वो साबित किया करते कि ये घटना झूठी है या सत्य है। तो चलिए आप लोगों को इस सच से रूबरू कराते हैं। कुछ लोगों के जो दिमाग पर पर्दा पड़ा हुआ है ना, उस पर्दे को हटाते हैं। हालांकि साइंस इस बात को नहीं मानता, कानून इस बात को नहीं मानता, लेकिन लोग जितने भी हैं सभी इस बात को मानते हैं और कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ, ये बातें सत्य हैं। कहानी की घटना कहूं या कहानी कहूं, इसकी शुरुआत होती है कोटा राजस्थान में। एक बिजराजपुर गांव होता है और इसमें 22 फरवरी 1960 को एक लड़की का जन्म हुआ था और ये लड़की 2 भाइयों की एकलौती बहन थी। इस लड़की के पिता वैष्णव परिवार से परिवार ताल्लुकात रखता है, वैष्णव परिवार था। और यहाँ पर जो इस लड़की का पिता है वो सोने चांदी का काम किया करता, काफी अमीर घराना होता है, बहुत पैसे इनके पास होते हैं। तो एक इच्छा बेटी की थी, वो इच्छा इनकी पूरी हो जाती है। एक अच्छा खासा घर था। यहाँ पर इस लड़की का जब जन्म होता है तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती है, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी कि भाई हमारे 2 लड़के तो हो चुके हैं, लेकिन हमें एक लड़की की जरूरत है। अगर ऊपर वाला हमें लड़की देगा तो हम बहुत लोगों को खाना खिलाएंगे, अपनी खुशी को इस तरह से जाहिर करेंगे। जब इस लड़की का जन्म होता है 22 फरवरी 1960 को, तो इस परिवार की जो मनोकामना थी वो पूरी हो जाती है और ये परिवार अपने किए हुए वादे की तरह यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन करता है, सभी को खाना खिलाता है और आज इस लड़की को एक नाम भी मिलने वाला था। इस लड़की का जो पिता होता है, जो सोने चांदी का काम करता है, प्रभु दयाल महेश्वरी उसका नाम होता है। और अब इसकी बेटी का नाम सुकंतला निकलता है। सुकंतला महेश्वरी इसका नाम रखा जाता है और इस सुकंतला महेश्वरी के 2 भाई होते हैं। जिंदगी बहुत अच्छी थी, ऐश आराम उस समय इतना ज्यादा था इसके घर में, क्योंकि कोई चीज की भी कोई कमी नहीं होती है। अब ये लड़की बिल्कुल एक ऐसे घर में आई थी जहां पर इसकी परवरिश शायद रानियों की तरह, महारानियों की तरह, एक राजकुमारी की तरह इसकी परवरिश होनी थी। जिंदगी चलती है। सुकंतला की माँ उस पर बहुत बेइंतहा प्यार किया करती, क्योंकि उसकी इच्छा के अनुसार ये बेटी इस दुनिया में आई है, तो उस बेटी को वो लाड दुलार से बड़ा करने में ये परिवार जुट जाता है। धीरे धीरे लड़की बड़ी होती है।
बड़ी होते होते ये लड़की सन 1968 होता है, तारीख 28 अप्रैल होती है। 28 अप्रैल के दिन रोज की तरह जैसे इस लड़की का पिता, शकुंतला का पिता जिसका नाम प्रभुदयाल होता है, अपनी दुकान पर जाता है, क्योंकि बाजार में जाकर इनकी सोने चांदी की दुकान होती है। माँ अपनी किचन में काम करती है, उस जमाने की रसोई होती है, पुराने जमाने की, वहां पर काम करती है। दोस्तों, पुश्तैनी घर होता है, आंगन ऐसा होता है, आपने कभी पुराने घर देखे हो या हवेली देखी हो कि बीच में पूरा आंगन हुआ करता और जो छज्जे से निकले हुए होते हैं आसपास वो होते हैं। यहाँ पर जो शकुंतला होती है, इसके ताऊ का लड़का, और ये ताऊ का लड़का बाहर से आता है, कहता है कि शकुंतला चलो छत पर खेलेंगे। ये दोनों बच्चे थे। माँ कहती है कि हाँ ध्यान से खेलना, गिर मत जाना। और ये दोनों बहन भाई छत पर चढ़ जाते हैं। शकुंतला की माँ रसोई में काम कर रही थी, तभी शकुंतला की माँ के कानों में एक आवाज पड़ती है। आवाज होती है कि भाई इधर हो जाओ वरना तुम नीचे गिर जाओगे। शकुंतला की माँ इस बात पर अमल करती है और वो रसोई से निकलकर, हाथ में उसके करछी होती है, चमची बोले या करछी बोले, वो होती है जिससे खाना पका रही थी, और एक आवाज लगाने के लिए अपनी बेटी से कहती है, शकुंतला तुम लोग नीचे आ जाओ वरना तुम गिर जाओगे। ये आवाज उसके लफ्ज होते हैं और वो चलती जा रही है। लेकिन जैसे ही वो उस आंगन के बीच में पहुंचती है, दोस्तों, धड़ाम से उसकी 8 साल की बेटी उसके पैरों में आकर गिर जाती है। पक्का फर्ज था, जब बेटी एकदम से इतने ऊपर से गिरती है तो उस बेटी के सर में गहरी चोट लग जाती है। शकुंतला के हाथ से वो करछी छूट जाती है और शकुंतला अपनी बेटी को गोदी में लेती है। सर को जब हाथ पर रखती है तो माँ की आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि बेटी के सर से इतना खून बह रहा था और उसके कान से भी खून बहता है। और यहाँ पर जो शकुंतला की माँ होती है, वो अपनी बेटी को गोद में उठाती है और गोद में उठाने के बाद अपने जेठ की लड़की से कहती है कि तुरंत नीचे आ जाओ, तुम्हारी बहन तो गिर चुकी है, तुम्हें कोई चोट ना आ जाए। वो बेटी को लेकर उसे सुध भी नहीं रहती है कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, सर पे दुपट्टा है या नहीं है। उस वक्त दुपट्टे का बहुत रिवाज होता है। और वो भाग देती है हॉस्पिटल की तरफ। एक व्यक्ति को भेजती है और कहती है कि मेरी बेटी को बहुत चोट लगी है, मेरे पति को बता देना, जो प्रभुदयाल है दुकान को बढ़ाकर सीधा हॉस्पिटल आ जाएंगे। दोस्तों, ये महिला इतनी दौड़ लगाती है और बहुत जल्दी अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर उसको डॉक्टर नहीं मिलते हैं। डॉक्टर देरी से आते हैं। कुछ लोग कोशिश करते हैं, जो वहां पर और छोटे नर्स होती हैं वो रोकने की ब्लड को कोशिश करती हैं, लेकिन खून नहीं रुक पाता है। करीबन 8 घंटे के बाद जो शकुंतला होती है वो इस दुनिया से, शकुंतला महेश्वरी 8 साल की उम्र में इस दुनिया से चली जाती है। सन 1960 में जन्म हुआ था, 1968 में वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये दर्द माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। पिता अपनी पत्नी को, मतलब जो शकुंतला का पिता था, वो अपनी पत्नी को संभालता है, शकुंतला की माँ को, और यहाँ से शकुंतला की डेड बॉडी को घर ले जाया जाता है। दोस्तों, बिल्कुल पूरे घर में एक शोक सा हो गया था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। ये परिवार गहरे शोक में डूब जाता है, क्योंकि इनकी जो इच्छा थी, जो सभी को भोग लगाया था, सभी को खाना खिलाया था, वो सब कुछ धरा की धरा रह गया। जो बेटी मन्नतों से मांगी थी, वो बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। यहाँ पर दोस्तों, इसकी माँ हमेशा अपनी बेटी के लिए बहुत तड़पा करती। महीने से 2 महीने हो जाते हैं, 2 महीने से 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन अब बेटी कहाँ से आए? बेटी तो इस दुनिया में है ही नहीं। दोस्तों, जिस पर ये दुख का पहाड़ टूटता है ना, उस परिवार का दुख शायद ही कोई नहीं समझ सकता। जब आपे से बीतती है ना, तभी इन दर्दों का एहसास होता है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, हमारे समाज में, हमारे लोगों में, किसी की दुख की घड़ी में शायद वो लोग भी खड़े हो जाते हैं, जो शायद बोलना चालना भी जिनका बंद रहता है, वो भी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस शकुंतला की कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ से अब एक नया अध्याय शुरू होना था, वो अध्याय जिसने विदेश तक लोगों के कानों को हिला दिया था। विदेश तक ये गूंज पहुंच चुकी थी कि हाँ, ये घटना सच है और ऐसा भी हो सकता है। अब आता है यहाँ से, कोटा से करीबन 475 किलोमीटर दूर लक्ष्मणगढ़ में एक घर में एक लड़की का जन्म होता है। और वो लड़की ऐसे घर में पैदा हुई थी जिस घर में बच्चों की कोई कमी नहीं होती है। इस लड़की के पहले से ही 8 भाई बहन होते हैं और नमी ये इस घर में पैदा हुई है। और सन होता है 20 सितंबर 1969 में इस लड़की का जन्म हुआ था। दोस्तों,
69 में जन्म हुआ था, 1 साल से थोड़ा बहुत फालतू पहुंचता है और इस लड़की का अब दोबारा से जन्म हो चुका था जिसका नाम शकुंतला होता है। ये लक्ष्मणगढ़ में जन्म ले चुकी थी, लेकिन एक ऐसे परिवार में इसने जन्म लिया था कि जहां पर ना ही तो बच्चों की कमी थी और वहां पर पैसे ना के बराबर होते हैं। अब इसका यहाँ पर जन्म होता है। जन्म होने के बाद इस लड़की का नामकरण कराया जाता है और इस लड़की का नाम सुनीता खंडेल होता है। इसका नाम सुनीता रखा जाता है। नामकरण होने के बाद परिवार अपनी बेटी को बहुत अच्छे से रखता है। देखो, पैसे की कितनी भी कमी हो, लेकिन वो पैसे बच्चों के लिए कम नहीं होते। माँ बाप हर हालत में अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन कभी कभार पैसों की तंगी के कारण वो माँ बाप इस इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं। बहुत दूर इसका जन्म हुआ था, अब ये इस दुनिया में आ चुकी थी। जब ये इस दुनिया में आती है, धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन सुनीता जैसे ही 2 साल की होती है और वो लफ्जों को बोलती है, तो वो अपने जो और बहन भाई होते हैं वो उनसे डरा करती है और कहती है कि ये लोग मुझे मार देंगे, मैं इनसे दूर रहना चाहती हूँ। उसकी भाषा भी इस परिवार से बिल्कुल नहीं मिलती है। इस परिवार में लोग सब्जी को भाजी कहा करते, लेकिन ये लड़की सीधा कहा करती कि माँ मुझे सब्जी दे दो। भाषाओं का अंतर होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे और वक्त निकलता है, लेकिन सुनीता अब हद से ज्यादा बहुत सारी चीजें करने लगी थी। दूसरी बात क्या थी, जो सुनीता होती है कभी भी अपने घर की छत पर, जब से उसका जन्म हुआ है और वो बड़ी हो रही थी, लेकिन जब उसे छत की तरफ लेकर चलते तो वो अपनी माँ की गर्दन को बहुत टाइट पकड़ लिया करती और ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं चढ़ती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं मैं इससे गिर ना जाऊं। लेकिन घर वाले तो इस बात से अनजान होते हैं। जब ये लड़की 2.5 साल की होती है तो अब ये रट लगाने लगती है। कहती है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर में तो चांदी के बर्तन हैं, मैं तो चांदी की कटोरी में खाना खाऊंगी। हमारे घर में बहुत सारे सिक्के हैं, सोने के भी सिक्के हैं। मेरे बाबा की दुकान है, मेरा बाबा दुकान करता है। हमारे वहां पर एक बहुत बड़ी तिजोरी है, उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। मेरे 2 भाई हैं, मेरा परिवार है, मेरे ताऊ का लड़का है, चाचा इसका है नहीं। मेरी नानी इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन मेरे नाना अभी जीवित हैं। मुझे तो वहां पर जाना है और मुझे बिजराजपुर जाना है। अब ये बिजराजपुर की रट लगाने लगती है और कहती है कि मुझे बिजराजपुर जाना है और सभी से लड़ाई करने लगती है इसी बात पर, और पूरे घर में हमेशा शोरगुल्ला मचाती रहती है। कहती है कि तुम मेरा परिवार नहीं हो, तुम्हारे पास तो ये चीज नहीं है खाने के लिए, वो चीज नहीं है। दोस्तों, पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन एक आत्मा एक दुविधा में फंस जाती है, क्योंकि जिसने पहले बहुत अच्छी चीजें देखी हैं, बाद में अगर उनको वो चीजें ना मिले तो उन्हें दुख होता है और कहीं ना कहीं ये एहसास उन्हें जिंदगी भर रहता है। इसके बाद जो सुनीता बनी थी, जो शकुंतला थी, अब वो सुनीता है। अब सुनीता और भी 3 साल की हो जाती है और 3 साल की होने के बाद अब जो सुनीता थी उसकी रट बढ़ने लगती है और वो कहती है कि मुझे बिजराजपुर जाना है, अगर तुम लेकर नहीं जाओगे तो मैं कुछ कर लूंगी, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। हमारे बाबा के पास स्कूटर है, मेरे बाबा तो मेरे हाथों में मेहंदी लगाया करते, मेरी माँ तो मुझसे बहुत प्यार किया करती, मेरे भाई भी बहुत प्यार करते, और कभी कभी जो इस जन्म की माँ है उस माँ से ये लड़ जाया करती और कहती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये बहुत ज्यादा रोया करती। अब चक्कर क्या था कि घर वाले, जो यहाँ पर सुनीता का पिता होता है, वो अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करता है, कहता है कि ऐसे कैसे हम इसको उस शहर में ले जाएं, उस गांव में ले जाएं, वहां पर ले जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। प्रॉपर्टी के लालच में शायद बेटी को लाया है, इतने बच्चे हैं तो इस वजह से यहाँ पर लेकर आया है, एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। यहाँ पर सुनीता का पिता अपनी पत्नी को समझाता और कहता है कि किसी भी हालत में इसको हम कहीं पर भी नहीं ले जाएंगे, लोग हम पर उंगली खड़ी करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की बातों का बाहर एक बतंगर बने और लोग मेरे घर का उपहास उड़ाएं, तो जैसे भी करके इसको यहीं पर रखना होगा और इसको संभालना होगा। लेकिन जो सुनीता होती है वो संभाले नहीं संभलती है। और दोस्तों, आपको एक और चीज जो हम बताना भूल गए, जब सुनीता का जन्म हुआ था 20 सितंबर 1969 में, सुनीता के सर से एक ऐसा घाव आया था कान के पीछे, जिससे आज भी थोड़ा थोड़ा रक्त निकल रहा था, खून निकल रहा था, जिसके बाद उसका इलाज कराया जाता है। बाकायदा डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और वो निशान भर तो गया था, ठीक तो हो गया था, लेकिन जो जगह थी उसे हर कोई पहचान सकता था। उस जगह पर शायद थोड़े बहुत बाल भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये आगे जाके एक किताब में लिखा जाएगा बाकायदा सबूत के तौर पर।
इसके बाद सुनीता बिल्कुल भी नहीं मानती है। जब पिता अपनी बेटी से परेशान होता है तो वो पिता अपनी बेटी को अब जयपुर ले जाता है बहकाने के लिए। वो कहता है अपनी पत्नी से कि चलो इसको तैयार करो, इसे क्या पता कहां पर बिजराजपुर है, कहां पर जयपुर है, चलो इसको जयपुर ले चलते हैं, वहां इनका मन भी बहल जाएगा और कह देंगे कि हम तुम्हें बिजराजपुर लेकर आए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 3 साल की बच्ची को जब ये लोग जयपुर लेकर जाते हैं तो ये जयपुर जाते ही कह देती है कि तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो, तुम सच में ही मेरे माँ बाप नहीं हो, ये तो जयपुर है। इस 3 साल की बच्ची ने यहाँ पर जयपुर का नाम बता दिया था और ये परिवार अब इनका मुंह खुला रह जाता है और अब इससे आगे इनके पास कोई भी सवाल जवाब नहीं रहता है। एक बुरा सा मुंह लेकर वहां से अपनी बेटी को घर लेकर आते हैं और यहाँ पर जो सुनीता का पिता है वो कह देता है कि पक्का हमारी बेटी को पिछला जन्म याद है, अगर नहीं याद होता तो ये जयपुर को नहीं पहचानती। दोस्तों, घर वालों के सामने समस्या हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक दिन इसका पिता किसी दुकान पर बैठा हुआ होता है तो उस दुकान के मालिक के पास एक वकील आया था। वकील वहां पर बैठा हुआ होता है, दुकान के मालिक से बात कर रहा था। वहीं पर सुनीता का पिता बैठा हुआ होता है। तो सुनीता का पिता जब उदास बैठा रहता है तो दुकानदार कहता है कि भाई क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे, खंडेल जी कैसे उदास से बैठे हुए हो, क्या बात है? तो वो कहता है कि क्या बताऊं, बेटी जब से पैदा हुई है सिर पर भी निशान है और बेटी बहुत ज्यादा परेशान करती है और कहती है कि मुझे बिजराजपुर जाना है, मुझे बिजराजपुर जाना है, मैं कैसे लेके जाऊं? वहां पर ले जाऊंगा तो सेठ जी बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, वो लोग कहेंगे कि एक लालच के बस इस लड़की को यहाँ पर लेकर आया है। दोस्तों, काफी पुराना जमाना होता है, अगर ऐसी बातें तो सामने आनी ही थी। तो इसके बाद वो वकील सारी बात सुनता है। अब ये वकील कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर सुनीता का पिता कहता है कि आप मेरी क्या मदद कर सकते हो? तो वो कहता है कि मदद मैं तुम्हारी इस तरह से कर सकता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति है जो इन सब चीजों पर रिसर्च करता है और उसने कई घटनाओं को रिसर्च किया है और उसे कानून की तरफ से भी इजाजत मिली हुई है। तो वो कहता है सुनीता का पिता, अगर आपका बहुत एहसान होगा अगर उस व्यक्ति का आप मुझे पता बता दें। तो यहाँ पर जो वकील होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पता क्या बताऊं, मैं उस व्यक्ति को ही तुम्हारा पता दूंगा, मुझे अपना पता दो, तुम कहाँ पर रहते हो। और ये वकील होता है जो रिसर्च करने वाले प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम बैनर्जी, डॉक्टर बैनर्जी होता है। डॉक्टर बैनर्जी, उनको इस लड़की की जानकारी दी जाती है। जब बैनर्जी को ये बात पता चलती है तो वो अपना सारा काम धाम छोड़कर इस लड़की के पास आना चाहते हैं और इससे पूछताछ करना चाहते हैं। डॉक्टर बैनर्जी इस लड़की के पास आते हैं जिसका नाम सुनीता होता है और सुनीता से अब पूछताछ की जाती है। बैनर्जी जब सुनीता से पूछताछ करते हैं तो सुनीता और भी कई राज खोलने वाली थी। इस वक्त तक सुनीता करीबन 4 साल की हो जाती है। जब सुनीता 4 साल की होती है उस वक्त तक बैनर्जी इनके पास आते हैं और इससे पूछताछ करते हैं कि बेटी तुम क्या झूठ बोल रही हो या सच बोल रही हो, अब तुम मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। तो ये लड़की जो सुनीता होती है बड़ी राजी होकर अपने घर के बारे में बताती है। कहती है कि मेरे बाबा की दुकान बाजार में है, सोने चांदी हमारे घर में होते हैं, सिक्के हैं, मेरे बाबा मुझे चांदी का सिक्का दिया करते, एक तिजोरी है, उस तिजोरी में हमारे सिक्के रखे जाते हैं, हमारे घर में कुछ चांदी के बर्तन भी हैं जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। वो कई बात ऐसी बताती है और फिर वो मुड़कर अपनी गर्दन को दिखाती है कि देखो बाबा, किसी को यकीन नहीं हो रहा लेकिन मैं शकुंतला ही हूँ, देखो मेरे सर में ये निशान है और इसमें मुझे आज भी दर्द होता है। करीबन ये लड़की 4 साल की थी जब ये कहती है कि मेरे सर में दर्द होता है। यहाँ पर जो रिसर्चर था वो उस पॉइंट को नोटिस करता है, सभी चीजों को लिख रहा था और उसको नोटिस करने के बाद और पूछता है तो वो कहती है कि बाबा उस दिन मैं छत पर खेल रही थी। यहाँ पर वो बैनर्जी साहब से भी बाबा कहकर ही बात करती है और वो कहती है कि मैं छत पर गई और छत पर मैं और मेरे भाई खेल रहे थे और मेरे भाई ने मुझे नीचे धक्का मार दिया। इस बात को सुनकर बैनर्जी बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो कहती है कि हमारा घर ऐसे बना हुआ है, ऐसी चीजें हमारे घर में है, मेरी माँ की जो रसोई है वो दाईं तरफ है, मेरी माँ बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर कपड़े पहनती है, मेरे बाबा बिल्कुल एक सेठ हैं, सेठ की तरह लगते हैं। जब एक लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुन रहे थे जो डॉक्टर बैनर्जी होते हैं तो वो भी थोड़े से भावुक हो जाते हैं कि कोई कैसे पिछले जन्म की बातों को अपने साथ लेकर आता है। अब एक जो पहला पक्का सबूत था, जो सर में चोट पैदा होने के बाद भी, क्योंकि घरवाला भी इस बात की गवाही देते हैं, जो इस जन्म के सुनीता के घरवाले होते हैं, कि पहले इसको ये चोट मतलब जन्म से ही आई है, हमने तो बहुत ध्यान रखा है, कभी ये इधर उधर गिरी पड़ी भी नहीं है, तो ये बचपन से ही जब पैदा हुई थी तब तो इसमें से खून का रिसाव और था, लेकिन अब तो हमने ये ठीक करा दी है।
इसके बाद वो कहती है कि मेरे बाबा पर स्कूटर भी है, अब आप लोग मुझे चाहते हो तो मुझे आप वहां पर ले चल सकते हो। जो बैनर्जी होते हैं, डॉक्टर बैनर्जी, अब वो इस लड़की की बातों से सहमत हो जाते हैं और लड़की के परिवार वालों से बात करते हैं। सुनीता के परिवार वालों से कहते हैं, पिता जो होते हैं, कि देखो भाई, जो डॉक्टर बैनर्जी होते हैं, कि इस बात की अगर आप लोगों को सच्चाई निकालनी है तो आपको इस लड़की को कोटा राजस्थान के जो बिजराज गांव है उसमें ले जाना पड़ेगा और इस सच्चाई को निकालना होगा। इस बात को सुनकर जो सुनीता का पिता है वो कहता है कि मैं भी बहुत परेशान आ चुका हूँ, ये लड़की घर में ढंग से रहने भी नहीं देती है, अगर आप साथ दें तो हम आपके साथ चल सकते हैं, क्योंकि अकेले तो हम वहां पर नहीं जा सकते। अब ये पूरा परिवार तैयारी करता है और साथ में जो डॉक्टर बैनर्जी होते हैं वो भी तैयारी करते हैं और सभी लोग इकट्ठा होकर अब वहीं पर पहुंच जाते हैं। जब इसको वहां पर छोड़ा जाता है, जिस जगह का ये नाम लेती है, जब वहां पर छोड़ा जाता है तो दूर से इससे कह दिया जाता है कि बताओ तुम इस बाजार में अपने पिता की दुकान बता रही थी। तो अब ये लड़की कहती है कि चलो पीछे पीछे। ये लड़की आगे आगे जाती है और एक दुकान के सामने खड़ी हो जाती है। दुकान के सामने जब खड़ी होती है तो जो दुकान का सेठ होता है वो कहता है कि हाँ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो सेठ था वो इस लड़की को देखकर आज अपनी बेटी को याद करने वाला था, जो बेटी उसकी छत से गिरकर इस दुनिया से चली गई थी। तो वो मुस्कुराती है और उसकी तरफ एक अच्छी सी स्माइल देती है। इतने में ही अब जो डॉक्टर होते हैं वो आकर इस दुकान के मालिक से कहते हैं, जो सेठ होता है, सोने चांदी की दुकान थी, वो कहता है कि क्या आपका नाम प्रभु दयाल महेश्वरी है। तो दुकानदार कहता है कि वाह जी वाह, आप तो मेरे नाम को जानते हो। वो सोचता है, जो मालिक होता है, सेठ होता है, कि भाई मैं काम करता हूं तो मेरा नाम काफी दूर तक प्रसिद्ध है। तो वो कहता है जी मैं आपके नाम को नहीं जानता, मैं तो काफी दूर से आया हूं, मैं लक्ष्मणगढ़ से आया हूं, लेकिन ये लड़की आपके नाम को जानती है और ये आपको बखूबी हमसे ज्यादा बहुत अच्छे से जानती है। तो वो कहता है कि ये इतनी सी बच्ची मुझे कैसे जानती है। तो ये लड़की अब उस दुकान के अंदर जाती है और जो डॉक्टर बैनर्जी होते हैं उन्हें अपने साथ ले जाती है और उस तिजोरी को बताती है जिसका वो जिक्र किया करती जब अपने दूसरे जन्म में होती है। वो कहती है कि बाबा ये वो तिजोरी है जिसमें मेरे बाबा सिक्के रखा करते हैं। और वो भाग कर जाती है। 4 साल की बच्ची यहाँ पर जो प्रभु दयाल होता है, प्रभु दयाल महेश्वरी, उसके गले लग जाती है और उसके गाल पर एक प्यार देते हुए कहती है कि बाबा मैं दोबारा आ चुकी हूँ और मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगी, क्योंकि मेरा वहां पर मन नहीं लगता। इन बातों को सुनकर प्रभु दयाल की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और वो कहता है कि ये बच्ची कौन है। ये बच्ची मेरी बेटी से मिल रही है, लेकिन मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने, मैंने उसका अंतिम संस्कार किया था। यहाँ पर जो डॉक्टर बैनर्जी होते हैं अब सारी सच्चाई प्रभु दयाल को बताते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत दिन से अपनी बेटी बता रही थी। अब यहाँ पर दूसरी बात जो नोटिस की थी प्रभु दयाल जी ने, उसने कहा था कि आपकी बेटी को कौन सी साइड में चोट लगी थी। यहाँ पर जो प्रभु दयाल होते हैं उस 4 साल की बच्ची की चोट को देखे बिना ही कहते हैं कि मेरी बेटी को सीधे हाथ की तरफ चोट लगी थी, कान के पीछे, और बहुत बड़ी चोट थी मेरी बेटी को। अब यहाँ पर जो डॉक्टर प्रभु दयाल होते हैं वो एकदम संग खड़े रह जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की को वो मिलाने के लिए लेकर आए थे उसकी भी उसी जगह पर चोट होती है। ये दोबारा नोटिस किया हुआ पॉइंट था, पहला तिजोरी का, उससे पहला इस चोट का जो जन्म से ही आई थी, दोबारा से इस चोट का ही हो जाता है। अब यहाँ पर जो प्रभु दयाल होते हैं वो बिल्कुल गदगद हो जाते हैं, अपनी बेटी को देखकर कहते हैं कि बड़ी मन्नतों से इसको मांगा था, अगर ये प्रभु ने हमारे पास दोबारा भेजी है तो अब इस बेटी को मैं रखूंगा। जब ये बात सुनीता का पिता सुनता है अब वो हैरान हो जाता है और वो जो डॉक्टर बैनर्जी होते हैं उनसे चुपके से कहता है कि देखो भाई, चाहे कुछ भी हो, मेरे पास कितना भी पैसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी इन लोगों को नहीं दूंगा, ये मेरी बेटी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप यहीं से उल्टे चलिए। और एक पिता कहने लगता है कि नहीं नहीं, इनका तो मन बिगड़ रहा है, मैं अपनी बेटी को इनको नहीं दूंगा, जबकि उसकी बेटी सुनीता उनके साथ रहने के लिए तैयार थी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा विवाद होता है। उसके बाद जो डॉक्टर बैनर्जी होते हैं वो प्रभु दयाल महेश्वरी को समझाते हैं, कहते हैं कि भाई पहले हमें जांच तो कर लेने दो, ये सच में ही तुम्हारी बेटी है या नहीं है। अब दोस्तों ये लड़की आगे आगे सबसे आगे चलती है और कहती है कि चलो तुम्हें घर मैं ही बताऊंगी। अब ये अपने घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि माँ, मेरी सुंदर सी माँ, कहाँ पर हो तुम। जब ये आवाज लगाती है और इसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं, आज भी वो माँ दुखी और परेशान अपनी बेटी की याद में बाहर निकलती है। करीबन 5 साल हो चुके थे जब वो देखती है बाहर आकर, 5.5 साल हो चुके थे बेटी को गए हुए। तो वो कहती है कि अरे तुम तो बहुत अच्छे से बोलती हो, किसकी बेटी हो। तो वो कहती है कि मैं आप ही की तो बेटी हूँ, आपने पहचाना नहीं, अपनी शकुंतला को नहीं पहचाना, तो कैसा प्यार है आपका। जब 4 साल की बच्ची इतने बड़े बड़े शब्द बोलती है ना, तो ये बातें बहुत अजीब लगती हैं। यहाँ पर जो शकुंतला की माँ होती है, सुनीता की
पिछले जन्म की माँ होती है, वो उस बच्ची को गले लगा लेती और कहती है बेटी है या नहीं है, लेकिन तेरे लफ्ज बहुत अच्छे हैं, और वो उसे गोदी में भर लेती है। गोदी में भरने के बाद जो शकुंतला की माँ थी, जो शकुंतला का पिता होता है प्रभुदयाल, वो कहता है कि ये सच में ही तुम्हारी बेटी है और दूसरा जन्म लेकर यहाँ पर आई है। अब तो यहाँ पर शकुंतला की माँ की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जो फिलहाल सुनीता थी, वो कहता है कि इसका नाम सुनीता है, सारी सच्चाई बताता है। अब यहाँ पर जो प्रभुदयाल होता है वो कहता है कि मेहमानों को बाहर ही खड़ा रखोगी, इन्हें अंदर लेकर जाओ, चाय पानी का इंतजाम करो। दोस्तों, शकुंतला की जो माँ होती है, शकुंतला उर्फ सुनीता, वो चाय पानी के इंतजाम में लग जाती है। अब ये कहते हैं जो यहाँ पर डॉक्टर बैनर्जी होते हैं कि बेटा एक बात और बताओ कि तुम कहाँ से गिरी थी। तो इसके बाद वो घर वाले नहीं बताते हैं। ये लड़की उंगली करती है कि इस छज्जे से मैं नीचे गिरी थी और मेरे छोटे बड़े भाई ने, जो ताऊ का लड़का है, उसने मुझे धक्का दिया था। हम खेल रहे थे और खेल ही खेल में उसका धक्का लग जाता है। दोस्तों, एक बच्चे की गलती थी, यहाँ पर जानबूझकर उस लड़के ने ऐसा नहीं किया था। ये बात सुनकर वो कहते हैं कि क्या तुम ऊपर जाकर बता सकती हो। तो यहाँ पर एकदम से जो सुनीता का पिता है वो कहता है कि आज तक ऊपर नहीं गई, हम जब छत पर इसको लेकर जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा चीखने लगती है, गले को पकड़ लेती है, कभी ऊपर नहीं जाती। अब यही सब कुछ यहाँ पर होता है। जब सुनीता को छत के ऊपर ले जाया जाता है तो सुनीता चढ़ने को तैयार नहीं है सीढ़ियों पर, जबरदस्ती इसको लेकर जाया जाता है। तो वहां पर ये खेल कर बताती है, बहुत डरती हुई कांपती हुई, कि मैं यहाँ से नीचे की तरफ गिर गई थी। इसके बाद नीचे आते हैं जो सुनीता की और शकुंतला की जो पिछले जन्म की माँ थी, शकुंतला की माँ होती है, वो जल्दी से निपटाती है चाय पानी का मामला और अपनी बेटी को अपनी गोद में बैठाती है। कहती है कि तू और कुछ बता। तो वो कहती है कि माँ, तुम भी तो मुझे मेहंदी लगाया करती, तुम मेरे साथ ऐसा खेला करती। हर एक कोने को बताती है, जिसे डॉक्टर बैनर्जी सभी को नोटिस कर रहे थे। दोस्तों, ये सारी चीजों को जब बताती है तो घर वाले हैरान और परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर घर वाले एकदम से ही मान लेते हैं, हाँ, हमारी बेटी का दूसरा जन्म हुआ है और ये हमारी शकुंतला ही सुनीता है। और ये घर वाले अपनी उस बेटी को पाकर बड़े ही खुश होते हैं। दोनों भाइयों के नाम बताती है। दोनों भाई जब घर आते हैं, दोनों को पहचान लेती है कि ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जो लड़की कभी भी बिजराजपुर गांव में आई ही नहीं थी, तो वो कैसे पहचान सकती है कि ये उसका गांव है? वो कैसे जान सकती है कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ? इस कोने में ये काम हुआ करता, रसोई में ये काम हुआ करता, हर चीज को वो लड़की कैसे पहचान सकती है? उस दुकान को कैसे पहचान सकती है? जिस चांदी की कटोरी में वो खाना खाया करती, उस कटोरी को लाकर वो सबके सामने रख देती है। डॉक्टर जो बैनर्जी होते हैं वो इस बात को सत्य मान लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ से विदेश से एक व्यक्ति को बुलाया जाता है जो सन 1976 में इस लड़की का इंटरव्यू लेता है, जिसका नाम एसटी वेंसन होता है, जो इस लड़की का इंटरव्यू लेता है। और वो भी सारी सटीक जानकारियों को इकट्ठा करता है और उन्हें लिखकर ऐसे रख दिया जाता है कि हाँ, ये घटना सत्य है, पुनर्जन्म होते हैं। दूसरी बात इसमें क्या पता चलती है दोस्तों, जब यहाँ पर डॉक्टर बैनर्जी और एसटी वेंसन इससे बहुत कड़ी पूछताछ करते हैं तो ये लड़की एक और ताज्जुब की बात बताती है। क्या बात बताती है? कहती है कि हम दोनों बहन भाई छत के ऊपर जब खेल रहे थे तो उसके बाद मैं गिर जाती हूँ नीचे, मेरे भाई से गलती से मैं गिरती हूँ, ये बात भी बताती है। और कहती है कि गिरने के बाद तुरंत मैं दोबारा से उसी छज्जे पर खड़ी हो जाती हूँ और बिल्कुल मैं हल्की और हवा में तैरने लगती हूँ। वो बताती है, मैं हवा के झोंके के साथ एक जगह ऐसी जाती हूँ जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारी किताबें हैं, जहां पर कुछ हिसाब किताब चल रहा है। और एक व्यक्ति कहता है कि इसका वक्त नहीं था, इसको क्यों लेकर आए। लेकिन इन सब चीजों में इतना टाइम लग जाता है क्योंकि मैं हवा के झोंके के साथ चल रही थी। वहां पर भी बहुत देर में मेरा नंबर आता है। उसके बाद जब तक मुझे नीचे गिरा जाता है तो मैं देखती हूँ कि मेरा शरीर नहीं रहा था और मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ। और फिर मेरी जो आंखें खुलती हैं वो मेरी इस जन्म में आंखें खुलती हैं। इस जन्म का मुझे एहसास होता है और पता चलता है। दोस्तों, ये भी बातें बाकायदा प्रूफ के तौर में विदेश में भी और यहाँ पर भी जो रिसर्चर थे, जिन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने लिख कर रखी है और ये घटना यहाँ पर सत्य सिद्ध होती है। जब घटना सत्य सिद्ध हो जाती है तो अब इसके बाद जो मामला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो शकुंतला का पिता प्रभुदयाल था, अब वो अपनी बेटी के लिए इस परिवार से गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि जैसे भी तुम देना चाहो, लेकिन हमें हमारी बेटी लौटा दो, तुम्हारे पास तो 8 बच्चे ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर जो सुनीता का पिता, जो दूसरे जन्म का पिता है, वो कह देता है कि देखो, आप भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, हमारे पास एक भी पैसा नहीं रहेगा ना, तो भी हम अपने बच्चा किसी को ऐसे नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे जिगर का टुकड़ा है। बच्चे 10 हों या 1 हों, हैं तो हमारे ही बच्चे, हम आपको ऐसे नहीं दे सकते। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि आप
आधी रात को भी इससे मिलने के लिए आओगे तो हम आप लोगों से मना नहीं करेंगे और आप इससे कभी भी मिल सकते हो। दोस्तों यहाँ पर बाद में बताया भी जाता है कि इंटरव्यू के दौर पर कि जो शकुंतला का पिता होता है प्रभुदयाल, वो कुछ पैसे भी नगद लेकर आता है और कहता है कि भले ही तुम पैसे रख लो लेकिन ये बेटी हमें दे दो। तो यहाँ पर सुनीता का पिता कहता है कि ये जमाना मुझ पर थूकेगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, ये बेटी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने तुमसे कह दिया तुम शादी में कुछ योगदान दे सकते हो तो योगदान दे देना। दोस्तों जब शकुंतला की शादी होती है तो शादी में जो प्रभुदयाल होता है अपनी तरफ से बहुत खर्चा करता है। दोनों बाप मिलकर इस बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और इस बेटी की शादी धूमधाम से करी जाती है और इस पर बहुत लाड प्यार होता है। दोनों ही परिवार इसको बुलाते हैं। शकुंतला उर्फ जो सुनीता होती है अपने दोनों घरों में इसका आना जाना है और ये अपने भाइयों को राखी भी बांधती है। लेकिन ये एक और काम करती है और कहती है अपने उस ताऊ के लड़के से कि भैया तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ताऊ का लड़का भी रोने लगता है, कहता है कि बहन पता ही नहीं चला कब मैं क्या हो गया, मैं भी उस समय बच्चा था। तो दोस्तों ये बात यहीं पर रफे दफे हो जाती है, इस पर कोई ज्यादा सवाल खड़े नहीं करते। ये बात वहां पर नोटिस भी नहीं की जाती है क्योंकि एक बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, सभी बच्चे किसी ना किसी से ऐसा हो जाता है। तो ये घटना और ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सत्यता पर रखी हुई एक घटना है, आप कहीं पर भी रिसर्च कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। विदेश में भी जाकर कई लोग इस लड़की का इंटरव्यू लेते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।